हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। इससे पहले आप गैल्वेनोमीटर का नाम ज़रूर सुने हुए हैं। गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं या गैल्वेनोमीटर का क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आप पहले से कई बार जान रहे हैं इस चीज़ को पिछले लास्ट टॉपिक्स में कि अगर किसी परिपथ में, अगर किसी सर्किट में करंट का मान, विद्युत धारा का मान बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो बहुत ज़्यादा कम करंट के वैल्यू को मापने के लिए कि बहुत ज़्यादा कम करंट का वैल्यू कितना है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसको मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यह बात आप पहले से जान रहे हैं। वही बात हम लोग यहाँ परिभाषा के रूप में लिखे हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का जो है, किसी परिपथ में बहुत कम मात्रा में जब धारा प्रवाहित हो रहा होगा तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, तो आपसे परिभाषा लिखेंगे, फिर सिद्धांत। यह जो गैल्वेनोमीटर है किस सिद्धांत पे काम करता है ये आपको जानना है। इससे जस्ट पहले आप लास्ट टॉपिक पढ़े थे कि चल कुंडली के ऊपर, मतलब एक कुंडली जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी इसको अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो इसके ऊपर बल लगता है BIL sin थीटा। और ये जो बल है और गुना इसका लंबवत दूरी को अगर हम गुना कर दे तो हमको किसका मान मिलता है, टॉर्क का, बल आघूर्ण या फिर टॉर्क टाउ का मान हम लोग पहले से निकाले हुए हैं। अगर आप बल आघूर्ण का मान निकालना नहीं सीखे हैं, पहले से आप नहीं जान रहे हैं या आपको याद नहीं है, तो पहले आपको वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए समझते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो है एक सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? जब एक धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब एक धारावाही कुंडली को, कुंडली मतलब कॉइल को, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है। आप जान रहे हैं, पहले से इस चीज़ को आप पढ़े हुए हैं। इसमें आप पढ़े हैं कि इसमें ऊपर भी बल लगता है, इसमें नीचे भी बल लगता है, दोनों बल समान हो जाता है। एक बल यहाँ पर नीचे लगता है और एक बल यहाँ पे ऊपर लगता है। जो ये बल इसको इधर की तरफ लेके जाना चाहता है और ये बल इसको इधर की तरफ लेके आना चाहता है, जिसके कारण इसमें घूर्णन गति उत्पन्न होता है और इस बल को हम लोग बोलते हैं घूर्णन बल। आप पहले से इस चीज़ को पढ़े हुए हैं। यहाँ जो बल लगता है उस बल का मान है F=BIL sin थीटा, जहाँ पर थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ये क्रॉस करता है। आप पहले ज़रूर इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा, नहीं तो समझने में आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ जो बल लगता है वो बल का मान है F=BIL sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 1 से अगर BIL में गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब जो यहाँ बल का मान है F= हो जाएगा BIL। नहीं, अब जो हमारा बल आघूर्ण है टाउ, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क बराबर है बल गुना लंबवत दूरी। तो बल का मान कितना है BIL, और लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ के बीच का जैसे ये तिरछा है हमारा, एक इस पर बल इधर लग रहा है, एक इस पर बल इधर लग रहा है, तो यहाँ इसका जो तिरछा दूरी है आप पहले से निकाले हुए हैं इस चीज़ को, इसका मान कितना आया था B sin थीटा। चूँकि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा लंबाई L है और ये हमारा चौड़ाई B है। इस चौड़ाई B को अगर आप लिखते हैं लंबवत दूरी के रूप में तो हो जाता है B sin थीटा। निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए, पहले से आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा घूर्णन बल है, ये बल घूर्णन बल टाउ बराबर हो जाएगा बल का मान यहाँ से BIL और लंबवत दूरी का मान हो जाएगा B sin थीटा। तो BIL गुना B sin थीटा।
अब यहाँ जो हमारा एल है और यहाँ जो बी है, तो एल गुना बी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल एरिया, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। मतलब टाउ इक्वल टू हो जाएगा बी आई ए इंटू साइन थीटा। अब यहाँ जो है, यहाँ भी हमारा साइन थीटा में थीटा का वैल्यू हमको 90 डिग्री कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर टाउ का वैल्यू हो जाएगा बी आई ए, बल घूर्ण का वैल्यू हो जाएगा बी आई ए। और मान लीजिए कि अगर जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ही बार घुमा हुआ है इस तरह से तार, अगर मान लीजिए तार हमारा n बार घुमा हुआ हो, इस तरह से घुमा हुआ हो, इस तरह से अगर घुमा हुआ हो, बहुत बार घुमा हुआ, बहुत बार घुमा हुआ, बहुत बार घुमा हुआ, तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि n बार घुमा हुआ हो, तो n से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। मतलब तब हो जाएगा टाउ इक्वल टू n इंटू बी आई ए, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब टाउ का वैल्यू हो जाएगा n इंटू बी आई ए, जिसको आगे हम लोग लिखें। अब इसका बनावट इसका है कि सबसे पहले हम लोग एक नॉर्थ पोल लेते हैं, उत्तरी ध्रुव लेते हैं, इधर एक साउथ पोल लेते हैं जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसको हम लोग अस्थायी चुंबक बोल सकते हैं। अब इसके बीच में यहाँ पे हम लोग एक गतिमान कुंडली लेते हैं। गतिमान कुंडली मतलब मूविंग क्वाइल लेते हैं, और इस क्वाइल से हम लोग एक निर्देशक कहिए या फिर सुई कहिए, इस निडल को हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ से। और पहले ये जो अभी आपको तिरछा दिखाई दे रहा है ऐसे, ये तिरछा शुरू में नहीं था, ये शुरू में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और इसमें जो क्वाइल आप देख रहे हैं T1 और T2, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, मतलब छोर 1 और छोर 2, जिससे हम लोग विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करवा रहे हैं। तो इसमें विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेगा, और अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं इसके सिद्धांत में कि विद्युत धारा अगर किसी परिपथ से प्रवाहित करता है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो उस पर क्या लगता है, घूर्णन बल लगता है। तो यहाँ भी वही होता है, यहाँ पर जो है इसमें जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित होने के कारण ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो इसके ऊपर घूर्णन बल लगता है। और घूर्णन बल लगने के कारण ये जो पहले ऐसे था, अब यहाँ से घूम के नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसे हो जाता है नहीं। और चूंकि इससे ये निडल शुरू में जुड़ा होता है ऐसे, तो जब ये घूमेगा तो ये निडल भी घूम के कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा। मतलब शुरू में ये ऐसे था और हमारा जो निडल है सुई वो ऐसे था, सीधा था, और जैसे ही ये घूम के इधर आया, ऐसे आया, तो ये भी घूम के क्या होगा, इसके साथ घूमेगा। और यही हमारा जो घूमता है वही हमारे करंट के वैल्यू को बताता है। इस पर मीटर स्क्वायर पे एम्पियर में लिखा हुआ रहता है करंट का वैल्यू, उस करंट के वैल्यू को बताता है। अच्छा, इसका नाम हम लोग क्या दिए हुए हैं, पैमाना या फिर मीटर स्केल। इसको हम लोग निर्देशक या फिर निडल या सुई भी बोल सकते हैं। और यहाँ जो है वो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित किए, एक बार यहाँ पर आ गया, अब जब स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ करने पर यहीं पर ही थोड़ी रह जाता है, ये क्या होता है, वापस से पुनः अपने स्थान पे वापस आ जाता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये इधर से घूम के इधर आ जाएगा और स्प्रिंग हमारा टाइट हो जाएगा। स्प्रिंग चाहेगा इसको वापस अपने जगह पर ले आए, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, धारा प्रवाहित होते रहता है, जिसके कारण इसमें टॉर्क फोर्स लगते रहता है, और इस टॉर्क फोर्स के कारण ये हमारा इधर रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, और जो घूर्णन बल लग रहा होता है, टॉर्क फोर्स लग रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो पुनः जो स्प्रिंग के द्वारा इसके विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा होता है, वो स्प्रिंग इसको फिर से अपने वापस पीछे की तरफ ले आता है। जैसे अगर आप देखें कि स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर आप मान लीजिए कि दबा रहे हैं, इस तरफ दबाएंगे, इस तरफ दबाएंगे, इस तरफ, तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा पिचक जाएगा, पिचक के स्प्रिंग हमारा इस तरह से छोटा हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग क्या चाहेगा, पुनः अपनी स्थिति में भाग जाए। समझ रहे हैं बात को। तो इस स्थिति में जो बल लगता है स्प्रिंग के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यायनन बल, रीस्टोरिंग फोर्स।
जो F इक्वल टू होता है फॉर्मूला, ये आपके 11th में पढ़ना था। F इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। माइनस साइन ये बताता है कि जिधर हम अगर इधर बल लगा रहे हैं तो स्प्रिंग के द्वारा इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो माइनस साइन सिर्फ दिशा को बता रहा है। के हमारा कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और एक्स हमारा बता रहा है कि एक्स मीटर, एक्स सेंटीमीटर जो भी हो उतना मात्रा में हमारा स्प्रिंग जो है विस्थापित हुआ है। नहीं, तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो स्प्रिंग हमारा कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, कैसे विस्थापित हो रहा है। पहले यहाँ पर था और बाद में घूम के यहाँ से यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर मान ले सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अल्फा कोण जो है विस्थापित हुआ है, अल्फा कोण द्वारा विस्थापित हुआ है। नहीं, तो अच्छा, ये जो कितना कोण द्वारा विस्थापित हो रहा है ये किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत धारा के मान पर। अगर विद्युत धारा ज़्यादा होगा तो विस्थापन ज़्यादा होगा, विद्युत धारा कम होगा तो विस्थापन कम होगा। ठीक है, अब इसका जो बनावट है और कार्यविधि है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो अस्थायी चुंबकों के बीच एक गतिमान कुंडली को रखा जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास दो अस्थायी चुंबक है, इस दोनों अस्थायी चुंबक के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, एगो गतिमान कुंडली या चल कुंडली को बोलिए, चल कुंडली को हम लोग रख देते हैं। अब चल कुंडली को रखने के बाद आगे फिर हम समझते हैं। जैसे ही कुंडली के ऊपर लपेटे गए तार से टर्मिनल T1 और T2, नीचे देखें आप लोग टर्मिनल T1 और T2 लगा हुआ था, T1 और T2 से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूर्णन बल लगने लगता है। आप पहले से जान रहे हैं, पहले से पढ़े हैं हम लोग कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग किसी कॉइल के अंदर अगर धारा प्रवाहित करवाए तो क्या होता है, इसमें घूर्णन बल लगने लगता है। तो वही घूर्णन बल इसमें लगने लगता है, मतलब टॉर्क फोर्स लगने लगता है, जिसके कारण गतिमान कुंडली घूमती है। और ये जो कुंडली जो पहले सीधा था, ये कुंडली क्या होता है, घूम कर इसे तिरछा हो जाता है। ठीक है, कुंडली घूमती है एवं साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ निर्देशक घूमता है। और इसके साथ जो निर्देशक कहिए या फिर सुई कहिए, मतलब इसके साथ जो सुई लगा हुआ रहता है, इसके घूमने के कारण सुई भी इधर घूम जाता है। नहीं, एवं धारा की मात्रा को सूचित करता है। और इतना घूमता है जितना ज़्यादा धारा रहता है। अगर मान लीजिए धारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा घूमेगा, अगर धारा कम होगा तो कम घूमेगा। नहीं, और वहाँ जो मीटर लगा हुआ रहता है, इस मीटर में धारा का मान लिखा हुआ रहता है, इसमें धारा के मान को सूचित करता है कि कितना धारा है। फिर कुंडली में स्प्रिंग लगा रहता है। अभी हम लोग जाने हैं कि कुंडली में स्प्रिंग लगा रहता है, क्या कि मान लीजिए कि अगर ये इधर चला गया तो फिर जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो ये वापस आना चाहिए ना, तो इसको वापस लेके कौन आएगा, स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये यहीं पर रह जाएगा, जो मतलब ठीक नहीं है। तो स्प्रिंग लगा रहता है इसको वापस लेके आने के लिए। अतः घूर्णन बल जितना होगा प्रत्यायनन बल भी उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए आप पहले से जानते हैं जितना बल हम इधर लगाएंगे किसी भी चीज़ पर, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर इधर मान लीजिए घूर्णन बल जितना लग रहा है, स्प्रिंग भी पीछे की तरफ उतना ही बल लगा रहा होगा। समझ रहे हैं, तो स्प्रिंग द्वारा जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यायनन बल या फिर रीस्टोरिंग फोर्स। और घूर्णन बल को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क आप पीछे देखे हैं, घूर्णन बल का मान कितना आया था, NIAB, जहाँ पर N क्या है कि कितना बार घुमा हुआ है कॉइल, उसकी संख्या को बताता है। I उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके मान को बताता है। A बताता है कि उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, और B बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। और प्रत्यानन बल, इसमें K है हमारा कांस्टेंट, और ये जो अल्फा है कितना कोण के द्वारा ये घूमता है। मान लीजिए पहले इधर था, अब ऐसे घूम गया, तो कितना कोण पर घूमा, तो अल्फा कोण पर टर्न किया है, तो हम लोग इस कोण को अल्फा यहाँ पर लिख देंगे कि अल्फा कोण पर घूम रहा है। अब यहाँ जो विद्युत धारा है I, इस विद्युत धारा के I के मान को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, K इंटू अल्फा, और I के अलावा इधर NA और B यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे। हम लोग I का मान ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, विद्युत धारा का, इसलिए हम लोग I का मान लिख रहे हैं। I बराबर K गुना अल्फा बटा में हो जाएगा NAB। ठीक, अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि हमारा क्या है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। N हमारा क्या है,
कितना बार तार घुमा हुआ है उसकी संख्या। मान लीजिए 5 बार घुमा हुआ है तो 5 कभी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, तो 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो n हमारा हो जाएगा स्थिरांक कांस्टेंट। ये है हमारा क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई कभी नहीं बदलेगा, तो हमारा क्षेत्रफल कभी बदलेगा, ये भी कभी नहीं बदलेगा। फिर बी है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो एक बार फिक्स हो गया, जब तक हम चुंबक का मान नहीं बदलेंगे तब तक वो भी कभी नहीं बदलेगा, मतलब बी भी हो गया हमारा फिक्स। इसके बाद है धारा मापी नियतांक। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा हम लोग क्या देखे हैं, ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं जी। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, K/NA/B। ये सारा का सारा हो गया जी, मतलब स्थिरांक हो गया, नियतांक कहिए इसको। तो यहाँ पर ये सब कुछ को अगर हम लोग हटा दें तो अल्फ़ा हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, समानुपाती में। मतलब यहाँ से हमको पता चलता है कि जो विद्युत धारा आई है वो समानुपाती है किसके, अल्फ़ा के। कैसे, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ पर था, इसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा घूमेगा, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा जो है, कोण जो है वो ज़्यादा बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहले है, अगर धारा कम प्रवाहित हो रहा है तो क्या होगा, कम घूमेगा। यहाँ जो कोण बनेगा, ये कोण अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा कोण क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि विद्युत धारा ज़्यादा होगा तो हमारा अल्फ़ा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अतः कुंडली में कुल विक्षेपण धारा का सीधा समानुपाती होता है। मतलब कुंडली में जितना घुमाव होता है, जितना कुंडली घूमता है, वो किसका सीधा समानुपाती होता है, विद्युत धारा का। इसी के साथ यह चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ दो और चीज़ है जो बेसिक है और थोड़ा सा कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक है आमीटर या एमीटर, इस भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो एमीटर है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए नहीं। आप पहले से जान रहे हैं कि अगर विद्युत धारा का मान छोटा हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। अगर विद्युत धारा का मान बड़ा हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण एमीटर कहलाता है। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिस उपकरण का, वो उपकरण है हमारा एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर एक, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें अगर हम लोग एक प्रतिरोध को समांतर क्रम में, सामने समांतर क्रम में अगर जोड़ दें इस तरह से, देखिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, नहीं, इस गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या किए हैं, वो प्रतिरोध को जोड़ दिए हैं, इस तरह से, इस तरह से जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से जो हमारा संरचना बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर से अगर समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो ये जो नया परिपथ बनेगा, ये जो नया सर्किट बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे आमीटर। और इसी को हम लोग बोलते हैं शंट। कभी कभी आपके परीक्षा में, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है कि शंट क्या है, तो आप ऐसे ही इस बात को लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में अगर हम लोग दो चीज़ों को अगर समांतर क्रम में जोड़े, चाहे इसी बात को आप लिख दे सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको शंट मिलता है, शंट परिपथ का निर्माण होता है। समांतर क्रम में जब भी आप किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे ना, तो उसको हम लोग शंट बोल सकते हैं। ठीक, अब जो है हमारा नेक्स्ट है 2 मार्क्स का वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी 2 नंबर में कभी कभी पूछता है। आप वोल्टमीटर के बारे में भी जानते हैं कि वोल्टमीटर क्या करता है, विभवांतर का मान बताता है। किसी परिपथ के 2 सिरों के बीच के विभवांतर, 2 बार लिख दिए, एक बार, विभवांतर मापने वाला उपकरण वोल्टमीटर कहलाता है। किसी परिपथ के, मान लीजिए कोई सर्किट है, उसके 2 पॉइंट के बीच का आपको वोल्टेज निकालना है, तो हम लोग वोल्टमीटर की सहायता से उसको माप सकते हैं। फिर है एक गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टमीटर का निर्माण होता है। अब गैल्वेनोमीटर में अगर एक प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते तो यहाँ जो सर्किट बनेगा इसको हम लोग कहेंगे वोल्टमीटर। और इसी गैल्वेनोमीटर में अगर आप एक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दे तो ये हो जाएगा हमारा आमीटर। तो ये हो गया चैप्टर हमारा फिनिश। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 या चैप्टर 5 कहिए,
है आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखने में ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ टॉपिक सब छुपा हुआ है। हालांकि ये आसान चैप्टर है आपके लिए। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो चीज़ें आप ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मतलब जो आपका चैप्टर 1 था उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे है। भूमिका भूमिका में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा है क्षर चुंबक। क्षर चुंबक के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर क्षर चुंबक के गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्षर चुंबक से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, मतलब चुंबकत्व जो है किस तरह से गॉस के नियम से जुड़ा हुआ है। एक बार गॉस का नियम हम लोग पढ़े थे किस चीज़ के लिए, वैद्युत क्षेत्र में। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में भी गॉस का नियम होता है, उसको पढ़ेंगे। फिर भू चुंबकत्व, हमारा पृथ्वी किस तरह से चुंबक जैसा बर्ताव करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। जिस तरह से वैद्युत तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र था, उसी तरह चुंबकीय तीव्रता है। और चुंबकीकरण, चुंबक हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। फिर पदार्थों के चुंबकीय गुण, कुछ पदार्थ सब रहेगा जिसके चुंबकीय गुण के बारे में हमको पढ़ना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक का विशेषता हमको जानना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक, छोटा चैप्टर ही है, आसानी से इसको जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। फिर टॉपिक 5.1 है भूमिका, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय में हम लोग प्राकृतिक चुंबक, इसके गुण, प्राकृतिक चुंबक के गुण, फिर प्राकृतिक चुंबक के प्रकार, इसके विभिन्न व्यवहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका बहुत सारा बिहेवियर के बारे में, जो चुंबक है इसके बहुत सारे बिहेवियर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 5.2 है हमारा क्षर चुंबक। ये देखने में बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 2 क्लास ही आपका खींचेगा। यह क्षर चुंबक है किसी भी चुंबकीय पदार्थ को मूल प्राकृतिक चुंबक द्वारा रगड़ने पर प्राप्त नए चुंबक को क्षर चुंबक कहते हैं। देखिए, एक मान लीजिए कि आपके पास निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, कोई भी एक रड है। इसको आप ओरिजिनल चुंबक से, जो आपका मूल चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, इसे रगड़ के इसको आप एक नया चुंबक के रूप में बदल दीजिएगा। उस नए चुंबक को हम लोग बोलते हैं क्षर चुंबक। और क्षर चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो क्षमता होता है वो समान होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का वैल्यू सेम रहता है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेगा। और दोनों जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऐसा नहीं कि उत्तरी यहाँ ये है और दक्षिणी भी इसी के ऊपर है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच कुछ दूरी रहेगा, कुछ दूरी पर दोनों रहता है। अब क्षर चुंबक के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। क्षर चुंबक के कुछ गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्षर चुंबक का क्या क्या गुण सब है उसको देखते हैं। पहला गुण है आकर्षण का गुण, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए, चुंबक का आप एक नॉर्मल गुण पहले से जान रहे हैं कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब चीज़ को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। नहीं, वही है इसका पहला आकर्षण का गुण। इस गुण के कारण कोई चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हो गया पहला आकर्षण का गुण। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, आदि के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है। मतलब जो कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, निकिल हो गया, ये सब के छोटा छोटा टुकड़ा को चुंबक अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकता है। दूसरा है निर्देशक के गुण या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब इस गुण का कहना है कि अगर आप एक चुंबक मान लीजिए, इसमें वो नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है, इसको अगर एक धागा से आप लटका दे, इसको आप घुमा भी देंगे और छोड़ देंगे, तो जब ये स्थिर होगा तब इसका जो नॉर्थ पोल है, इसका जो उत्तरी ध्रुव है, वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में चला जाएगा। और इसका जो साउथ पोल है, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है, वो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में चला जाएगा। तीसरा गुण है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण। इस चीज़ को आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। इस गुण के अनुसार यदि एक क्षर चुंबक को यदि एक धागा से लटका कर छोड़ दिया जाए, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं
दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की दिशा में घूम जाता है, वही बात लिखा हुआ है। फिर है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण। इस गुण को भी आप जान रहे हैं, बचपन से आप इसके साथ खेलते हुए आ रहे हैं। इस गुण के अनुसार चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो अपोजिट पोल होगा, जो असमान ध्रुव होगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और जबकि जो समान ध्रुव होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। फिर चौथा है चुंबकीय ध्रुव युग्म में होते हैं। इसका ये कहना है कि चुंबक को आप कितना भी छोटा काट दीजिए, बड़ा चुंबक हो, छोटा चुंबक हो, किसी भी साइज का चुंबक हो, चुंबक को काट के आप इतना छोटा भी कर दीजिएगा, इतना छोटा भी कर दीजिएगा, कितना छोटा भी कर दीजिएगा, उसमें दो ध्रुव होगा ही होगा। वो उसका जो ध्रुव है हमेशा युग्म में होगा, हमेशा जोड़ा में होगा, हमेशा पेयर में होगा। चुंबक का यह प्रमुख गुण है कि यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के साथ ही हमेशा उपस्थित होता है। इसमें जब भी देखेंगे आप उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ उत्तरी ध्रुव है या फिर सिर्फ दक्षिणी ध्रुव है। फिर पांचवा है लास्ट, प्रेरण का गुण। प्रेरण का गुण, जब एक साधारण चुंबकीय पदार्थ को छड़ चुंबक के पास लाते हैं तो यह अपने अंदर चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है। आप जान रहे हैं इस चीज़ को कि अगर एक चुंबक के पास हम एक चुंबकीय पदार्थ को लगातार रखे रहे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरण का गुण। आप जैसे उसमें पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब बिना टच किए हुए हम लोग आवेश ला देते थे इसके ऊपर, नहीं, इसके ऊपर हम लोग बिना टच किए हुए आवेश ला देते थे। उसी तरह यहाँ पर बिना टच किए हुए किसी पदार्थ में चुंबक का गुण चलाएगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रेरण का गुण। तो ये था 5 गुण बार मैग्नेट का, छड़ चुंबक का ये 5 को गुण था। जिस 5 गुण को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।